हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अड्डा। आज हम फिर से पॉलिटी क्लासेस के साथ में लौटे हैं, जो कि बेसिक टू एडवांस आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। अब इसमें हमने अभी इससे पहले के लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, जिसमें मैंने बताया था आपको कि जो भी सारी चीज़ें हमको पढ़ने वाले हैं, जिससे क्या है कि एक आपको पूरा फ्रेमवर्क हो जाए, आपका एक फ्रेमिंग हो जाए कि हमको क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें को इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है। क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर अगर कोई स्टेट सर्विस एग्जाम देखे जाए तो 10 से 15 क्वेश्चन इसमें प्रीलिम्स में आते हैं पॉलिटी से, जो कि एक स्कोरिंग मार्क्स रखते हैं अपने आप में। तो हमको पॉलिटी क्लासेस में बेसिक से एडवांस लेके सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, और इंट्रोडक्शन क्लासेस में हमने सारी चीज़ें बता दी थी कि क्या क्या जानने वाले हैं। और आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। पर उससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में और भी लोग जुड़ेंगे और हमको एक मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपकी क्वेरीज रहती हैं तो आप क्वेरीज जरूर कमेंट बॉक्स पे जाके कुछ ना कुछ लिखें कि क्या किस तरीके से, अगर आपको जो भी डाउट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हम आपको बताने वाले हैं आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तैयार, तो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होना किस तरीके से, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी, क्यों दिमाग में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा है, और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसका हिस्ट्री क्या थी। तो सभी को जानता है कि 1600 में जो था कि हमारे ट्रेडिंग करने के लिए हमारे यहाँ पर भारत में बाहर से विदेशी आना चालू हो गए, जहाँ पर अंग्रेजों ने यहाँ पे 1600 में आए और व्यापार करना चालू किया। चलिए ठीक है। अब उसके बाद में हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड थे हमारे। एक था कंपनी रूल, जो कि 1773 से 1858 तक चला। अब इसको कंपनी रूल क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, क्वीन ऑफ जो इंग्लैंड थी, उनसे परमिशन लेके आए थे, उनसे ग्रांट करवा कर आए थे कि हम यहाँ पर शासन व्यापार करेंगे। और व्यापार किससे परमिशन लेके आए थे? क्वीन ऑफ इंग्लैंड से परमिशन लेके आए थे। तो इस टाइम पे इन्हीं लोगों का शासन था। यह कंपनी कौन सी थी? यह कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 से 1858 तक में जो भी उनका शासन था चलता रहा। इन्होंने व्यापार करना चालू किया। अब व्यापार करते करते जो 1600 से आए और व्यापार करना चालू किया, और धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ इन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर भी इन्वॉल्व हो गए, ये एडमिनिस्ट्रेशन के भी अंदर भी इन्वॉल्व होते चले गए, क्योंकि व्यापार में इनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी। तो इन्होंने जाने अनजाने में अपने हाथ में इनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी ले ली, क्योंकि इनको तो फायदा चाहिए था। तो 1773 में इनका एक शासन चालू होता है जो कंपनी रूल के अकॉर्डिंग ही आता है। तो अब ये हुआ कैसे कि बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी जो जिस तरीके से आई, तो इनको समझ में आने लगा कि कुछ ना कुछ अब हमको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी जाके हमारा काम बनने वाला। फिर उसके बाद में 1858 से 1947 तक का जो टाइम पीरियड था, उसमें किसका रूल चला? क्राउन रूल। क्राउन रूल का मतलब हो गया हमारा ताज का शासन, यानी कि सीधे जो सुप्रीम पावर है, कहाँ से, जिससे ये कंपनी भी अपना परमिशन लेके आती है, उसके पास चला गया पूरा शासन। पूरी हिस्सेदारी, पूरा हाथ किसका था? अब क्राउन का था, यानी कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दोनों चीज़ों को डिवाइड कर दिया हमने। अब इसको हम पार्ट बाय पार्ट बड़े अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, और देखते हैं अब आगे की कंपनी रूल क्या था हमारा। कंपनी रूल हमने बताया कि 1773 से 1857 के टाइम पीरियड में चला है। अब उसमें हुआ क्या कि कंपनी में देखा जा रहा था, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे कुछ लगता है दिक्कतें जा रही हैं, कि जो इनकम है, हम तो ट्रेडिंग के लिए इनको भेजा है, लेकिन हमारे पास में बेनिफिट बहुत कम हो रहा है। जो बेनिफिट होना चाहिए, जो प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास तो आ रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है, लेकिन अगर इनके कंपैरिजन में देखा जाए, वहाँ पे जो ट्रेड कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, वो जो ट्रेड कर रहे हैं, उनको देखा जाए तो भाई साहब वो तो बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और उसके कंपैरिजन में हमारा जो प्रॉफिट है वो बहुत कम आ रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपना पर्सनल प्राइवेट जो सेक्टर के हिसाब से कमाई कर रहे हैं? तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटिंग एक्ट ले आए। ये क्या ले आए? ये ले आए रेगुलेटिंग एक्ट। कब का? 1773 का। अब इसमें हुआ क्या? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था क्या? ये पहली बार था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में, अफेयर्स में हस्तक्षेप करना चालू किया। और साथ ही साथ में क्या किया, फर्स्ट टाइम इन्होंने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो
इनके रिलेशंस थे, इनकी जो पावर्स थी उस पर भी थोड़ा बहुत रेगुलेट किया, और साथ ही साथ में सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर नींव रखी। जो इनका ब्रिटिश गवर्नमेंट का दिमाग में चल रहा था जो बात कि अब हम क्या करेंगे, केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था करेंगे जिसमें पूरी ताकत किसके हाथ में आ जाए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब पूरी ताकत आ जाए एक किसी केंद्र के हाथ में। और केंद्र ऑब्वियसली कौन होगा, केंद्र होगा जिसके पास में सबसे ज़्यादा पावर है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे वो रखेंगे जिसके हाथ में पूरी पावर रहेगी। अब इसके फीचर्स जान लेते हैं कि फीचर्स क्या थे। तो फीचर्स के रेगुलेटिंग एक्ट के इस तरीके से थे कि यहाँ पर हुआ क्या, जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, इससे पहले जो 1773 से पहले का जो टाइम पीरियड था, तो वहाँ पर बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। तो बंगाल के गवर्नर को इन्होंने क्या चेंज कर दिया, इसका पोस्ट नेम चेंज करके बोल दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसके अंडर पे 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल असिस्ट कर दिए। कार्यकारी जो व्यवस्था थी उसके लिए 4 मेंबरों को असिस्ट कर दिया। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वॉज, अब यहाँ पर क्या किया गया, पहले जो गवर्नर जनरल थे वो हमारे कौन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ये वॉरेन हेस्टिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और इसी टाइम पीरियड में 1773 में एक एक्ट जिस तरीके से आता है, उसके बाद में 1774 में यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा बन जाता है, इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट। अब जैसे मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि इनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये प्राइवेट बेनिफिट कमा रहे हैं यहाँ के जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, और हम लोगों को हमारा जो नुकसान कहीं ना कहीं से, अब ऑब्वियस है कि अगर आपका व्यापार कम हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपना अलग से एक प्रॉफिट कमा रहा है, वहाँ पे एम्प्लॉय जो काम करता है दुकान का सामान कम बेचकर। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड, इन्होंने मना कर दिया, एक रेस्ट्रिक्शंस डाल दिया कि जो सर्विस करने वाले जो एम्प्लॉय हैं कंपनी में, जो सर्वेंट्स हैं, वो अपना प्राइवेट ट्रेड नहीं कर पाएंगे, और जो भी घूसखोरी वगैरह चल रही है वह भी नहीं होगी। तो इस तरीके से इन्होंने बात कही। इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रेगुलेटिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ इन्होंने लिख दिए, बना दिए थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू सिविल एंड द मिलिट्री। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बनाए थे उनका काम क्या था, वो निगरानी रखते थे, वो रिपोर्ट देते थे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि कितना रेवेन्यू आता है, कितना सिविल सर्विस, कितना सिविल रेवेन्यू आता है, कितना मिलिट्री अफेयर्स पे खर्च होता है या उससे पैसा आता है जाता है, ये सारी चीज़ों का जो भी खर्चा था वो खर्चा के जो एस्टिमेशन का और जो निगरानी रखने वाले जो भी लोग थे वो कौन कर रहा था, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे थे। और इसकी रिपोर्ट कहाँ पे दी जाती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ये पहुंचाई जाती थी ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में। तो इस तरीके से क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। अब उसके बाद में फिर नेक्स्ट आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। 1784 में इन्होंने एक और एक्ट लाए जिसको बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया, रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां रह गई थी, जिसमें थोड़ा बहुत और सुधार करने की ज़रूरत थी, जिसके कारण थोड़ी बहुत ढील थी, अब उसको हटाने के लिए एक और नया एक्ट लाया गया। एक और नया एक्ट किस तरीके से लाया गया, उसका नाम बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें काफ़ी सारे और फीचर्स को बोला गया। अब यहाँ पे जो इसके अमेंडमेंट किया गया, एक अमेंडिंग एक्ट डाला गया, एक इनके अमेंडमेंट करना जरूरी है, उसको क्या बोला गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया 1781 में, जो कि नया निकल गया 1784 में, और उसको क्या बोला गया, पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से बोला गया। अब इसकी विशेषता जान लेते हैं, फीचर्स जान लेते हैं इस एक्ट की कि इसमें क्या था। तो इसमें ये था कि इसने क्या किया, जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे, जो कंपनी अभी एक ही साथ में मिक्स करके चल रही थी, इसने ये सारी चीज़ों को अलग कर दिए कि आप जो वाणिज्यिक विभाग है वो अलग देखेंगे, जो भी कॉमर्शियल पर्पज से चीज़ें चल रही हैं वो कोई और अलग देखेगा, और जो हमारा पॉलिटिकल फंक्शंस चल रहे हैं वो एक अलग चीज़ें देखी जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बात हो रही थी। अब साथ में इन चीज़ों को देखने के लिए कोई ना कोई अलग अलग कमेटी चाहिए ना, अलग अलग टीम चाहिए, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि एक ही आदमी दोनों को देख रहा है तो फिर डिफरेंस कैसे होगा। तो इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पिछले अभी रेगुलेटिंग एक्ट में हुए थे वो तो थे ही अभी, और वो उनका काम क्या था, उनका काम था रेवेन्यू देखना, उनका काम था सिविल और जो मिलिट्री अफेयर्स है उनके बारे में देखना। तो ये कहाँ आ गए, ये अभी आ गए कॉमर्शियल पर्पस पे ही आ गए। अब हमारा बचा पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल मतलब कि उस पर क्या देखना चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक नई बॉडी तैयार की, एक नई चीज़ देखने के लिए इनको तैयार, पॉलिटिकल चीज़ों को देखने के लिए एक नए तरीके से कोई बॉडी तैयार की जिसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। यहाँ पर इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स तैयार कर दिए, बना दिए। और यहाँ पर अब इन दोनों दो जो अलग अलग फंक्शंस हो गए, इसको क्या बोला गया, ड्यूअल गवर्नमेंट। एक तरीके से ये ड्यूअल गवर्नमेंट हो गई ना, कि कॉमर्शियल को कोई और संभाल रहा है, गवर्नमेंट के अंदर में ही है, ये दोनों चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन गवर्नमेंट के अंडर में दो अलग अलग चीज़ें डिवाइड कर दी गई। एक कॉमर्शियल पर्पस के लिए एक अलग टीम है, और यहाँ पर जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उस पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए एक नई बॉडी तैयार कर दी गई, और उसको अलग लोग देखेंगे। तो इस तरीके से था। इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशंस of the civil and the military government or revenue of the British possessions in India। तो यहाँ पर जो भी आपको रेवेन्यू वगैरह लेना ठीक है, जितना रेवेन्यू आ रहा वो भी ठीक है, आप लेते चल, लेकिन उसमें जो भी कंट्रोल करना है, जो भी सुपरवाइज करना है, डायरेक्ट कंट्रोल करना है, वह किसके हाथ में चला गया, वह चला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में। Thus the act was significant for two reasons. First, the company territory in India for the first time called the British possession in India। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, ब्रिटिश अध्यादेश से या ब्रिटिश की अनुमति से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इन्होंने पहली बार यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट में बोला है कि ब्रिटिश की तरफ से, ठीक है। तो अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाता है, या कई इतिहासकार कहते हैं, ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि अनजाने में हमारे साथ में हमको नहीं पता था, हमारे साथ में ऐसे होता चला गया, हम व्यापार करने आए थे, हम तो सिर्फ व्यापार करने आए थे, वो तो जाने अनजाने हम धीरे धीरे पॉलिटिक्स में घुस गए, हम एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए, क्योंकि हमको पता ही नहीं चला। तो भाई साहब यहाँ पर ये साफ साफ दिखता है कि कोई जाने अनजाने वाली बात नहीं थी, या अनजाने में नहीं था, ये जानबूझकर इनको सारी चीज़ें पता थी, तभी इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। तो ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया में अगर इनकी ही सहमति से ही, इनकी ही अनुमति से ही सारे काम हो रहे थे, तो इनको सारी चीज़ें पता थी। इस तरीके से यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरीके से कि क्या किस तरीके से ब्रिटिश ने जाने अनजाने में यहाँ पर अपना हस्तक्षेप किया, अपने राजनीतिक मामलों में, हमारे भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया। चर्चा कीजिए। तो अब चर्चा करने में यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जाने अनजाने में नहीं, जानबूझकर ही यहाँ पर ये चीज़ें हुई अकॉर्डिंग टू द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये सारी चीज़ें हम जो बात आती है उसको गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद में फिर आते हैं हमारे चार्टर एक्ट 1813 में भी आया, वो ज़्यादा खास नहीं था, वहाँ पर काफ़ी नॉर्मल चीज़ें थी कि वो मिशनरीज आती हैं, एजुकेशन आते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। उसके बाद में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है हमारा। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या कहता है, इसमें कहा जाता है कि दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन। अभी हमने पढ़ा ना कि जो 1773 का था रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वहाँ पर बोला गया द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्र प्रशासन के लिए वह पहला कदम था। अब यहाँ पर ये बोला गया, ये प्रॉपर ये सोच के ही आया था कि अब सेंट्रलाइजेशन करना है हमको, और सेंट्रलाइजेशन करने के लिए इन्होंने क्या किया, फीचर्स जान लेते हैं। तो फीचर्स किस तरीके से, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहाँ हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हुआ था, यहाँ गवर्नर जनरल को क्या ट्रांसफर कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए कि 1833 चार्टर एक्ट 1833, ये सिली मिस्टेक्स होती हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल टू कन्वर्ट इनटू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कब, किस एक्ट के थ्रू, 1773 के एक्ट के थ्रू। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ क्या बोल दिया गया, इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया गया, किस एक्ट में, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट काफ़ी सारे कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, वो 1813, 1833, 1853, तो इनमें कंफ्यूजन की नहीं, बस आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें सुननी है, बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। आपको बस सिर्फ शांति से बैठ के सुनते रहना है, और पूरी वीडियो को देखते हुए सुनते चाहिए, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होती चली जाएंगी,
तो बस आपको क्या करना है, आपको बस प्यार से सुनते रहना है इन सारी चीज़ों को। आपको कोई भी चीज़ पे इतना ज़्यादा रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कब हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उसको बदल के, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो पहले कौन थे, वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो कन्वर्ट होके कहाँ आ गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर इन्होंने चार्टर एक्ट में बात कर दी थी कि सेंट्रलाइजेशन की बात हो गई थी। यहाँ पर ये सोच के ही आए थे कि अब हमको केंद्रीकरण करना है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इस तरीके से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये अब इंडिया पर आ गए। एंड वेस्टेड इन ऑल सर्विस एंड मिलिट्री पावर्स, अब इसको क्या कर दिया गया, इसको पूरी सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गई। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। अब इससे हुआ क्या कि जो अलग अलग इनके पास में पावर्स बटी हुई थी, पहले नंबर शुरुआत में कौन कौन थे, बॉम्बे था, मद्रास था और बंगाल था। इनके पास में अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, अब इन गवर्नर्स के ऊपर फिर एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसमें क्या बोल दिया जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, जिसके अंडर में ये दोनों काम करेंगे। कि बंगाल के अंडर में कौन कौन काम करेगा, मद्रास और बॉम्बे काम करेगा। फिर एक नया, अब ये 1833 में देखते हैं चार्टर एक्ट आता है, जिसमें बोल दिया जाता है कि सीधे गवर्नर जनरल ऑफ पूरे का इंडिया होगा, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में क्या बोला जाएगा, ये सारी इनकी पावर जो थी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की, ये सारी पावर्स इनकी खत्म कर दी जाती हैं। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। ये पूरी पावर कहाँ बांट दी जाती हैं, ये जो इन दो लोगों से पावर ली जाती है, तीनों लोगों से, ये पावर कहाँ चली जाती है, ये भाई साहब पावर चली जाती है पूरे ब्रिटिश इंडिया पर। जहाँ जहाँ पर भी ब्रिटिश का शासन होता है वहाँ पर पूरे इस पर बांट दिया जाता है, ब्रिटिश इंडिया पर इस पावर को। तो द लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज रेगुलेशंस। अभी तक जो भी एक्ट बन रहे थे उनको क्या बोल रहे थे, उनको कहा जा रहा था कि हम रेगुलेशंस कर रहे हैं, हम रेगुलेट कर रहे हैं। पर अब जो भी एक्ट आएंगे, अब जो भी नियम बनेंगे, अब उनको क्या बोला जाएगा, अब उनको बोला जाएगा सीधे सीधे एक्ट, कि हमने यह कानून बना दिया। इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज द कमर्शियल बॉडी इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बोल दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म होता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल नहीं चलेगा, अब किसके नाम पे काम चलेगा, अब काम चलेगा हिज मैजेस्टी के नाम पे, हिज हायर्स के नाम पे, जो कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी, उनके नाम पे पूरा काम चलेगा। ये संसदीय प्रणाली वहां से ली गई है ब्रिटिश इंडिया से। हम यहाँ पर देखते हैं, अपने भारत में देखते हैं, भारत का एक उदाहरण लेते हैं कि प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी काम होता है उस पर साइन और सील लगती है, तो प्रेसिडेंट के काम साइन लगता है। प्रेसिडेंट सिर्फ एक नाम मात्र का शासन करने वाला है, जो हेड है हमारा, नाम मात्र का हेड कौन बोला गया, प्रेसिडेंट बोला गया। लेकिन पूरा जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो उसी तरीके से ये संसदीय प्रणाली जो हमारे भारत में ली गई वो कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है ब्रिटिश से, ब्रिटेन से। तो ऑब्वियस है कि जब हमारे यहाँ पर इस तरीके से, तो वहाँ पर भी तो इसी तरीके से होगा। तो पूरा काम किसके नाम पर चलता था, पूरा काम चलता था क्वीन के नाम पर, जो वहाँ पर उनके राजवंश था उनके नाम पर काम चलता था। लेकिन एक्चुअल में जो लीड करने वाले थे, जो भी काम को संभालने वाले थे, वो कौन होते थे, वो होते थे प्राइम मिनिस्टर। तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर काम संभालता था, लेकिन नाम किसका होता था, वो होता था राजवंश का जो हेड होता था, जो क्वीन होते थे या जो किंग होता था, उसके नाम पर पूरा काम चलता था। 1813 में ये चीज़ खत्म कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि अब आपका सिर्फ आप कितने तक सीमित रहेंगे, आप चाय और चीन तक सीमित रहेंगे। आप चाय का व्यापार करेंगे और चीन पर व्यापार करेंगे, बस इतना रह गया था उनके पास में। और यहाँ पर इन्होंने अब उनका नाम भी छीन लिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ। यहाँ चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से आप गौर से सुन लीजिए, समझ लीजिए और दिमाग में बैठाना है आप लोगों को कि क्या हुआ था। इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज ICS जो बोला जाता था उस टाइम पे, और आज की टाइम पे बोला जाता IAS,
उसको क्या बोला गया, उसको शुरुआत कब हुई, उसकी ओपन जो सिलेक्शन की शुरुआत हुई वह कहाँ से हुई, किस एक्ट के थ्रू हुई, 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अकॉर्डिंग अंडर पे क्या हो गया, इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। जो सिविल सर्वेंट्स थे उनका ओपन कंपटीशन की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ओपन कंपटीशन होने लगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पे हमारा जो आता है, ये था हमारा अभी तक में 1833 हो गया। कहाँ कहाँ तक हमने पढ़ लिया, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, रेगुलेशंस की गई, काफ़ी सारे लोगों को कंट्रोल किया गया। वहाँ पर जो भी प्राइवेट सर्वेंट जो भी एम्प्लॉयज़ थे उनको प्राइवेट ट्रेडिंग के लिए मना कर दिया गया। इस तरीके से बात की। फिर हम आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में, तो पिट्स इंडिया में जो भी कमियां रह गई थी उनको सुधार किया गया। फिर आते हैं चार्टर एक्ट 1833 में। चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ, काफ़ी सारे चेंजेस आए, जिसमें से हमने बताया अभी कि जो हमारा ICS एग्ज़ाम हुआ, ओपन कंपटीशन हुआ, वह कब से चालू हुआ, 1833 के चार्टर एक्ट से चालू हुआ। इसमें जो भी काम होगा चार्टर एक्ट 1833 में वह किसके नाम पर होगा, हिज हायर्स हिज मैजेस्टी के नाम पर होगा। अब हमको देखना है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या हुआ, दिस वॉज द लास्ट स्टेप। अब वो वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन 1833 में चालू कर चुके थे ना। चार्टर एक्ट 1833 में वो सेंट्रलाइजेशन जो केंद्रीकरण के जो उन्होंने सिस्टम चालू किया था वो कर चुके थे, और यहाँ पर ये 1853 में इनका ये लास्ट मूव था, ये सीरीज का लास्ट पॉइंट था जिसमें इन्होंने सेंट्रलाइजेशन करने की बात पूरी होने वाली थी। तो 1793 से 1853 इट वॉज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। ये जो टाइम पीरियड था ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल एक संविधान को बनाने का एक लैंडमार्क बन चुका था। अब इसमें फीचर्स जान लेते हैं हम, क्या होते हैं फीचर्स। तो इट सेपरेटेड द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। अब इन्होंने क्या किया, विधायिका और कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, इनको भी अलग कर दिया, क्या करके, गवर्नर जनरल्स काउंसिल बना। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ द 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसलर टू द काउंसिल। अब इन सारी चीज़ों को देखने के लिए इन्होंने क्या किया, 6 मेंबरों वाली एक टीम बनाई, जिसको क्या बोला गया, जिसको बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसलर्स टू द काउंसिल। फिर इसके बाद में इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन। अब यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है 1833 में, लिंक करके पढ़ते चलना है आपको, सारी चीज़ों को क्या करना है, एक दूसरे से लिंक करके पढ़ना है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ और आगे क्या होने वाला। ये सारी चीज़ें आपको क्या है ना, अभी अब संविधान जब पढ़ना चालू करेंगे, अभी जो आगे आने वाले चैप्टर्स है, जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें ली गई, कहाँ कहाँ से ली गई, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और उन्हीं को जब लिंक करेंगे आप, तो आपको यहाँ कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें धीरे धीरे मिलती चलेंगी कि अच्छा ऐसा हुआ था, इस तरीके से यहाँ पर हुआ था, इसलिए यहाँ संविधान में भी हमारी ये चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, तो आपको जो संविधान में अब ICS की बात की गई, शुरुआत कहाँ से हुई, चार्टर एक्ट 1833 से उसका कॉम्पिटिशन चालू हुआ। अब यहाँ पर 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या कर दिया गया, उसमें इंडिया को भी इन्वॉल्व कर लिया गया कि इंडियंस भी इसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर पूछा जाए, आप क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, कभी किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि किस कमेटी की सिफारिश से, किसके थ्रू, किसकी सिफारिश से ये ऐसा संभव हुआ था कि इंडिया भी, इंडियंस पीपल भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो यहाँ बात की गई अकॉर्डिंग टू द मैकॉलेज कमेटी। लॉर्ड मैकाले थे, उनकी कमेटी बनाई गई उन पे, जिसपे उन्होंने सिफारिश की कि भारतीय लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि उनको क्या था, उनको ये दिमाग में कॉन्सेप्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के कि हमको क्या करना है, हमको काम करने वाले लोग चाहिए, और जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ के लोग भी होने चाहिए। अब इनको धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आ रही थी। अभी क्या था कि इन लोगों को कंट्रोल तो देना था, लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं देने वाली थी, ये सिर्फ क्या कर रहे थे, अपने फ़ायदे के लिए लोगों को काम करना चाहते थे, लोगों से काम करवाना चाहते थे। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, हम दे देते हैं, काम करते हैं, इंडिया के लोगों के, जो भारत के लोग हैं उनके लोग, उन लोगों को भी हम क्या करते हैं, काम में रख लेते हैं, लेकिन इन पे पावर्स नहीं देंगे, इनको ज़्यादा पावर्स नहीं देंगे। तो इनकी सोच इतनी थी बस। तो इन्होंने इसको भी इन्वॉल्व कर लिया, इन भारतीयों को भी ओपन कंपटीशन में इन्वॉल्व कर लिया ICS के। ठीक है, इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल एंड अलाउड इट टू द रिटेन द पोजीशन ऑफ द इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने फिर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना टाइम पीरियड लेके आई थी ना, शुरुआत में 15 साल लेके आई थी, फिर उसके बाद में और टाइम बढ़ा, फिर और टाइम बढ़ा,
ले और इसके बारे में फिर से इन्होंने क्या किया, अब किसके हाथ में, किसके नाम पे काम चलता था, पूरा काम चल रहा था 1833 के एक्ट में हमने देखा पूरा काम चल रहा था क्वीन के नाम पर। अब इन्होंने फिर से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्यकाल था उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया, फिर से बढ़ा दिया कि ठीक है आप और काम कर सकते हैं भारत में, ये एशिया कॉन्टिनेंट है वहाँ पे आप और भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या था, इन्होंने कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं बताया था, कोई भी ऐसा टाइम नहीं कि कब बताएंगे। तो इससे क्या होता था, इससे ऐसा लग रहा था कि अब सत्ता कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनी जा सकती है, इनको एक तरफ किया जा सकता है, किनारा इनका करवाया जा सकता है जब भी क्राउन चाह ले। तो इस तरीके से बात यहाँ पे की गई। इट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। अब इसी एक्ट में क्या हुआ, अब 1853 के एक्ट में हम देख रहे हैं, चार्टर एक्ट में देख रहे हैं कि इंडिया पे इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इंडिया को अपने तरफ, इंडिया के लोग जो हैं उनको अपने तरफ मिलाते चलें ताकि हम फायदे में जाते जाएं। तो पहले नंबर इन्होंने क्या किया, जो ICS एग्जाम्स थे उसमें इंडियंस को भी अलाउ कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल रिप्रेजेंटेशंस को भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व करना चालू किया। जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, जो भी विधायिका थी, सब वहाँ पर किसको इन्वॉल्व कर लिए, लोकल रिप्रेजेंटेशंस। क्यों, क्योंकि वहाँ के लोगों की बातें अगर पहुँचनी है, वहाँ पे क्या समस्याएं हैं और वहाँ पे हमारा दबदबा किस तरीके से हो, इन सारी चीज़ों को जो भी कंट्रोल करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें वहाँ के लोग तो चाहिए, लोकल लोग तो चाहिए। तो लोकल लोगों को भी यहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंटेशन के लिए फर्स्ट टाइम अलाउ कर दिया। इस तरीके से अब यहाँ पर क्या हुआ, फोर मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास। कहाँ के लोकल लोगों को चुना गया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। यहाँ पे 4 है, कौन कौन से, कहाँ के लोकल गवर्नमेंट को चुना गया है, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास एंड आगरा, इन सारे लोगों को चुना गया। अब हमारे यहाँ पे 1853 के बाद में क्या होता है, खत्म होता है कौन सा रूल, ये हमारा अभी तक का था कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल हमारे यहाँ पे हो गया। अब हमारा क्या चालू होगा, क्राउन रूल चालू होगा। सबने सुना है कि 1857 की क्रांति, महाक्रांति, महासंग्राम हुआ था हमारा, स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, वह हुआ था 1857 में। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हिस्टोरिकल पॉइंट पे चला जाता है कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो हिस्ट्री पे बात करेंगे हम। लेकिन अब उस पर क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुए थे पॉलिटिकल व्यू में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 1858 में क्राउन रूल आता है। अब उस क्राउन रूल में हमने देखा कि क्या क्या फीचर्स उसके आए। इसको बोला गया कि जो भी इम्प्रूवमेंट्स हैं गुड गवर्नेंस के लिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये था एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस। 1858 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आता उसको बोला गया एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस। अब भारत के लोगों को धीरे धीरे खुश करने की कोशिश की जाएगी ना शुरुआत में, तो उसके लिए क्या था, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस की बात कही गई। उस पर फीचर्स क्या बोले गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया। अब फिर से बात करते हैं अपन शुरुआत से। रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, जिसमें बोला गया गवर्नर ऑफ बंगाल क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो जाएगा। फिर हमारा चार्टर एक्ट आता है 1833, जिसमें बोला जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वह कहाँ चला जाएगा, उसका पोस्ट का नाम बोल दिया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। अब वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल है। अब जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल है, अब वो उसको 1858 के जो एक्ट है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू क्या बोल दिया जाता है, अब उसको बोल दिया जाता है कि वो भाई साहब वाइसराय हो गए हैं। अब उनकी पोस्ट का नाम क्या बोल दिया गया कि अब आप वाइसराय हो गए हो। वाइसराय क्या था, वाइसराय सीधा रिप्रेजेंटेटिव था किसका, वह सीधा रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो कि कहाँ बैठी थी, जो ब्रिटेन में बैठा हुआ था। उसका जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे वह कौन था, वह वाइसराय था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये पहली बात कही गई। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वेस्टेड विद द कंप्लीट अथॉरिटी एंड द कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे भारत प्रशासन पे पूरा कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक ऑफिस बनाया, एक सेक्रेटरी बनाया, जिसको पूरी पावर दे दी गई कि आप भारत के प्रशासन पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है,
इट एस्टैब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल। अभी बहुत सारी काउंसिल्स बन रही थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी इससे पहले, उससे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल बने थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने थे। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया असिस्ट किया, जो कि क्या करेगा, यह करेगा, ये था सलाहकार महोदय थे, ये सारे लोग क्या थे, सलाहकार महोदय थे। 15 लोगों की टीम जो बनी थी वह सलाह देगी इनको सेक्रेटरी को, वाइसराय को, कि आपको किस तरीके से क्या क्या करना सही रहेगा। तो ये सारी सलाह किसके थ्रू दी जाएगी, इसको सलाहकार बॉडी बनाई गई थी, एडवाइजरी बॉडी बना दी गई थी। ठीक है, ये थे हमारे फीचर्स किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के। 1857 की क्रांति के बाद में काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे, डगमगा गए था पूरा इन लोगों का कामकाज, जिस कारण से क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और जो क्राउन था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा हटो, आप लोग बहुत परेशान कर रहे हो, जिसके कारण ये आक्रोश हो गया लोगों के अंदर। अब इस आक्रोश के कारण हमको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी, तो भाई साहब आप हट जाइए, आपको काम करना है, आपको सिर्फ व्यापार का काम करना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है, और आप जो भी है जितना भी है आपका, अब आपको अपना राज्य फैलाने की ज़रूरत भी नहीं है, जो भी देखना है अब हम देखेंगे, आप अपने कंपनी का काम संभालो, आपका काम है व्यापार करना, आप व्यापार करो, बाकी हम देख लेंगे। तो इस तरीके से बात यहाँ पे 1858 के एक्ट में आ गई। और अब हम आगे देखते हैं, अब हमारे ये कुछ एक्ट जो 1857 के बाद में जो एक इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं प्ले, तो कौन से थे, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब यहाँ पे भारत के जो भारतीय अधिनियम और कुछ भी आए हैं 1861 के, उसमें देख लेते हैं। उसमें क्या हुआ कि इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ एसोसिएटिंग इंडियंस विद देयर लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर इन्होंने ये समझ गए थे कि अब भारतीय लोग जो आक्रोश में थे, तो अगर आपको कहीं किसी के घर में जाना है और तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले उसके घर के कोई ना कोई एक होगा जिससे दोस्ती करनी पड़ेगी, जिससे अच्छा व्यवहार होगा तभी आप किसी के घर में जा सकते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना किसी के घर में घुस जाएंगे। तो इसी तरीके से क्या था कि अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गुस्से में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी थी, उन सारे लोगों के जो काम थे उनसे गुस्से में थे। तो अब उन सारी चीज़ों को संभालना था, वो सारी चीज़ें जो संभालने थी, तो उसके लिए क्या करना पड़ा, इन्होंने लोकल रिप्रेजेंटेशंस चालू किए, यहाँ के लोगों को उठाना चालू किया, अपने अंडर में करना चालू किया। और यहाँ पर 1862 में लॉर्ड कैनिंग द वाइसरॉय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इन्होंने क्या किया, अपनी विधायिका जो परिषद थी उसके अंदर 3 जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव थे उनको नॉमिनेट कर लिया। वो कौन कौन थे, राजा ऑफ बनारस के राजा साहब, महाराज ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। अब इनकी भी बहुत अच्छी कहानियां है कि इन्हीं लोगों को चुना है, बाकी और लोगों को नहीं चुना है, तो वो एक अलग कहानी है, उनको भी अपन पढ़ेंगे। अभी अपन को सिर्फ पॉलिटिकल व्यू से देखना है। और उसके बाद में फिर देखते हैं, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। अब पूरी प्रोसेस क्या चल रही थी, अभी तक इतनी मेहनत की भाई साहब इन लोगों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइजेशन करने की, कि पूरी पावर किसके हाथ में रहे, केंद्र के हाथ में रहे। वो केंद्र के हाथ में क्यों रहेगी, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर ही उनको एक भरोसा हट रहा था कि यह हमारा फायदा नहीं करवा रही बल्कि उल्टा नुकसान करवा रही। तो वो पूरी सुप्रीम पावर किसके हाथ में, अपने हाथ में लेके रखे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इनको समझ में आ रहा था कि इतनी बड़ी पावर को संभालना थोड़ी मुश्किल हो सकता है। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे जो एक्ट आते हैं 1861 के एक्ट से चालू होता है, और इन्होंने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन करना चालू कर दिया, विकेंद्रीकरण करना चालू कर दिया, कि केंद्र से शासन की जो केंद्र शासन है उससे पावर लेकर जो मेंबर्स हैं, जो अलग अलग जो प्रोविंशियल्स हैं, जो प्रोविंसेस हैं, उनमें बांटना चालू कर दिया कि आप अपना काम देखो, आप अपना काम देखो, और फिर उसके बाद में जो भी रिपोर्ट होगी वो ऊपर आपको सबमिट करनी है। ऐसा नहीं कि आप अपने मन के राजा हो। जिस तरीके से अपन देखते हैं हमारे भारत में केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के बाद में राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार के बाद में और म्यूनिसिपलिटीज़ हैं, नगर पंचायत है। ये क्या है, ये हमारा विकेंद्रीकरण का सिस्टम है। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर करना चालू कर दिया। ये कब होता है, ये 1861 के एक्ट की बात कर रहे हैं हम सारी। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द establishment of the new legislative council of Bengal for Bengal, north western frontiers and पंजाब। इन्होंने क्या किया, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर भी इस्टेब्लिश की, कहाँ पर, बंगाल में की, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स में की, पंजाब में की, जो कि कब इस्टेब्लिश हुई, 1862 में, 1866 में, 1897 में। इस तरीके से तीनों
रिस्पेक्टिवली इस्टेब्लिश कर दी गई। इट एम्पावर्ड द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस। अब इसी के तहत जैसे मैंने अभी बोला ना आप लोगों को क्या करना है, बहुत शांति से ये सारी चीज़ों को सुनना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही हमारे संविधान में सारी चीज़ें कहीं ना कहीं धीरे धीरे छांट छांट के ली गई हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, इट एम्पावर्ड द वाइसराय एंड or issue an ordinance without the concurrence of the legislative council during an emergency. The life of such an ordinance was 6 months. अब देखिए, एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति वाइसराय को दे दी गई कब? 1861 के एक्ट में। अब इसको थोड़ी सा रिलेट करते हैं हम कहाँ से, हम अपने संविधान से। संविधान के आर्टिकल 123 में ये हमारी शक्ति दी गई है, जिसमें एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति आती है केंद्र के पास में। तो अब केंद्र के पास में शक्ति आती है, तो ये कहीं ना कहीं से ये थॉट आई होगी ना कहीं, तो ये कहाँ से आई है? ये आई है, देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे भी वाइसराय के थ्रू यहाँ पर ये 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट पे ये ऑर्डिनेंस की पावर वाइसराय को दी गई थी। और यही सेम चीज़ क्या है हमारे आर्टिकल 123 में भी दिखती है। इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, 6 मंथ है। तो आप लोगों को अब यहीं से आप लोगों को धीरे धीरे रिलेट करते चलना है कि आर्टिकल 123 कहाँ से हुआ। अब ये था, अभी जो था वाइसराय के अंडर में थी, सुप्रीम पावर कहाँ चली गई? ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जो था, कानून बनाने की शक्ति, अध्यादेश मतलब कानून बनाने की एक शक्ति को व्यवस्थित रूप से लागू करने को क्या बोलते हैं? अध्यादेश बोलते हैं। तो ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश किसके हाथ में चला गया? वाइसराय। कि वाइसराय इमरजेंसी के टाइम पे बिना किसी से सलाह लिए, बिना किसी से चर्चा किए हुए एक अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट था। अब हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ द 1892। तो 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो था, उसमें क्या हुआ? इसमें पावर दे दी गई कि आप बजट पे चर्चा कर सकते हैं। अब भारत के लोगों को और इन्वॉल्व धीरे धीरे करते जा रहे थे। आप देखते चलिएगा कितने अच्छे से भारत के लोगों को अभी इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद में भारत के लोगों को बांटा जाएगा, उसके बाद में फिर और भी चीज़ें अलग अलग आएंगी, लोगों के मन में विचारधाराएं बदलवाई जाएंगी। और फिर एक एक्ट आएगा 1935 का एक्ट, जिसको बोला जाता है कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, वह एक रूप से 1950 का जो हमारा संविधान है, 1950 में जो हमारा संविधान बना है, वह 1935 के संविधान की प्रतिकृति है, जो कि काफ़ी हद तक सिद्ध भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, बहुत शांति से पढ़ना है। बस आपको करना क्या है, आपको इसको देखते रहना है, पूरा वीडियो शुरुआत से अंत तक देखना है। और इसको बार बार मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि और भी लोगों को, जो भी पॉलिटी के नाम से घबराते हैं, सोचते हैं ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, पता नहीं हमारे अंदर पे क्या क्या नियम आते हैं, हमारे राइट टू प्रॉपर्टी कब हट गया, राइट टू फ्रीडम क्या है, हमारी फ्रीडम्स क्या है, हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, किस चीज़ में हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, क्या हमारे अधिकार है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने मिलेंगी। बस आपको करना क्या है, आप सभी लोगों तक इसको सर्कुलेट करें। ये वीडियो आपको हर किसी अपने जो फ्रेंड सर्कल जो भी तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस उसको पहुंचाते जाइए और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाने वाले हैं हम। अभी इसमें धीरे धीरे हम स्पीड पकड़ते चलेंगे। अभी शुरुआत में क्या किया हमने, आपको एक फ्रेमवर्क बनाने की, फ्रेमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं क्या, फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ 1892, जिसमें हमने क्या बोला कि भारत के जो लोग थे, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको चुना गया था, उनको नॉमिनेट तो कर ही लिया था। अब उनको नॉमिनेट करने के साथ साथ में अभी पावर दे दी गई इस बार में 1892 के एक्ट में पावर दे दी गई किस चीज़ की, कि जो भी बजट होगा उस बजट में आप क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन, सवाल जवाब कर सकते हैं। इस तरीके से बात यहाँ पर कह दी गई। ठीक है, अब इसके बाद में और देखते हैं हम। इसके बाद में हमारा आता है सीधे 1909 का एक्ट। 1909 के एक्ट में सभी लोग जानते हैं कि अगर जिसने भी इतिहास पढ़ा होगा तो 1909 के एक्ट को काफ़ी बार पढ़ा होगा, जिसमें अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉलेमेंटो एक्ट इज कमिंग ऑन द 1909। तो 1909 में जो एक्ट आया उसको क्या बोला गया, मॉलेमेंटो एक्ट भी बोला जाता है। अब वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि मार्ले उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे और मिंटो यहाँ पर वाइसराय थे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें रिफॉर्म्स को उनके नाम पे रख दिया गया। अब उसमें हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि कम्युनल एफोर्ड था, यह पृथककरण का जो अधिनियम आया था, इसमें पृथक मतदान का अधिकार मिल गया था।
ठीक है, ये एक अलग बात हो गई। अब उसके बाद में और भी फीचर्स जान लेते हैं हम। इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव अ नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। यहाँ पर इन्होंने लोगों की जो मेंबर थे, जो इंडियन काउंसिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, वहाँ पर मेंबर्स को बढ़ाने की टाइम दे दिया कि हाँ ठीक है, आप 16 मेंबर्स से 60 मेंबर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। It enlarged the deliberative functions the legislative councils at both the levels. For example, members were allowed to ask supplementary questions, move resolutions on the budget and so on. अभी क्या चर्चा की गई थी 1892 में, आप चर्चा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप उसकी, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे कुछ उचित नहीं है तो उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, एक रेजोल्यूशंस भी ला सकते हैं बजट पे। इस तरीके की बात यहाँ पे आपको बोल दी गई कि 1909 में आपको ये भी पावर दे दी गई। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि एक फीचर और है कि यहाँ पर पहली बार भारतीय लोगों को कहाँ शामिल किया गया, एसोसिएशन ऑफ इंडिया विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय। वाइसराय की जो कार्यकारिणी समिति थी, उस कार्यकारिणी समिति में भी भारत के लोगों को शामिल करने की अनुमति मिल गई। कब? 1909 में। अब 1909 में मिल तो गई, तो पहले क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसको मिली। पहला इंसान कौन था जिसको, जो कार्यकारिणी समिति में शामिल हुआ, तो वो कौन थे? वह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट मेंबर विच इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय। पहले भारतीय जो कि क्या था, वाइसराय की कार्यकारिणी समिति में शामिल हुआ है, वह कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस्ड, अब जैसे मैंने बता दिया कि ये फादर ऑफ कॉम्युनल बोला जाता है, कॉम्युनल इलेक्टोरेट, पृथक मतदान का फादर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पृथक मतदान की अधिकार दे दिया गया था। तो इस तरीके से अभी तक हमने पढ़ लिया। आज की डेट पे, आज के जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से कंपनी रूल आया, कंपनी रूल में क्या क्या एक्ट आए, उस कंपनी रूल के एक्ट के बाद में जो भी कमियां थी उसको सुधारते सुधारते जो आक्रोश हुआ 1857 की क्रांति के बाद में, फिर चेंज हुआ और कंपनी के रूल को हटाकर क्राउन ने पूरा शासन जो था अपने हाथ में ले लिया और उसको बोला गया ताज का शासन। वहां पर ताज के शासन से फिर हमारा चलता है। तो हमने आज तक देख लिया, आज की डेट में देख लिया, आज की क्लास में क्या 1909 तक में देख लिया कि 1909 तक क्या हुआ। और इसको आपको बस एक बार बड़े अच्छे से शांत मन से सारी चीज को शुरुआत से लेकर अंत तक एक कहानी के रूप में सुनते चलना है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी चीज़ को एक बार कहानी के तौर पर सुन लीजिएगा और आगे जो आने वाली क्लासेस हैं उस पर देखिएगा आपको कितना मज़ेदार लगता है पॉलिटी का सब्जेक्ट। और बस इसको बस इस पर आपको अच्छी कमांड होने वाली है, एक बहुत ही अच्छी शानदार कमांड होने वाली है आपको पॉलिटी में। ओके, तो चलिए, बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आया। और जो भी आपके डाउट्स है या कुछ एडवाइस है तो कमेंट बॉक्स पे आके कमेंट जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।